कक्षा 6 गणित आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 12.3। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हम लोग एक एक नियम के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद ही हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। तो एक एक नियम क्या होता है यहाँ पर हमने लिख दिया हुआ है। एक इसे हम लोग उदाहरण कर लीजिए या एक हम लोग स्थिति से समझते हैं। एक एक नियम हमने लिख दिया। दो सहेलियाँ हैं रेशमा और सीमा बाजार से अभ्यास पुस्तिका खरीदने जाती हैं। रेशमा ने 24 रुपये में दो अभ्यास पुस्तिका खरीदी। एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें इतना पता है कि रेशमा ने 24 रुपये में दो अभ्यास पुस्तिका खरीदी है। एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ज्ञात करना रहेगा, तो आपको पता है कि मतलब दो का आपको ज्ञात है कि दो अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 24 रुपये है। तो हम लोग दो से हम लोग क्या कर देंगे, 24 में भाग दे देंगे, तो एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। इसी को इस प्रकार से करना है। दो अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 24 रुपये है, अतः एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 24 में 2 से भाग दे दीजिए, निकल कर आ गया 12 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आपको प्रश्न दे दे, अलग अलग यहाँ पे रुपया के लिए दे दिया गया है या लंबाई चौड़ाई मतलब जो भी मात्रक रहे उसके लिए देगा ना, तो हम लोग पहले एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, या वस्तु भी हो सकता है या फिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी रहे, पहले हम लोग एक का ज्ञात करेंगे। इसीलिए इस विधि को एक एक विधि कहा जाता है ना। पहले एक को ज्ञात करेंगे, जब एक का मूल्य ज्ञात हो जाएगा तो आप यहाँ पे चाहें तो जितना का भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर दिया यदि आपको ऐसी 5 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो यह इस प्रकार होगा। यहाँ पर 5 का ज्ञात करना रहेगा तो इसमें 5 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, जब आपने एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ज्ञात कर लिया तो 2 का ज्ञात करना तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो जो यहीं रहेगा वो मिल जाएगा। 3 से ज्ञात करना रहेगा तो 12 3 36 हो जाएगा। इसी प्रकार से 12 का आप गुणा कर देंगे, आपको 1 का ज्ञात हो जाएगा। फिर आपको जितना चाहिएगा उस संख्या का आप गुणा कर देंगे। मान लेते हैं 10 चाहिए था, यदि अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या आपको 10 चाहिए, 10 का इसमें गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर 5 का यदि ज्ञात करना रहेगा तो क्या कर देंगे, 12 में 5 का गुणा करके 12 5 60 होगा। 60 रुपये में 5 अभ्यास पुस्तिकाएँ खरीदी जा सकती हैं। तो यह हो गया वह विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने के लिए कहा जाए निकालते हैं, वह एक एक विधि कहलाती है। कह रहा है ना कि पहले एक इकाई का आप वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। जैसे यहाँ पर जैसे 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य हमें दे दिया गया था, तो पहले एक अभ्यास पुस्तिका का हमने ज्ञात कर लिया। पहले एक अभ्यास पुस्तिका ज्ञात कर लिया, अब जितना हो भी चाहिए मतलब एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य हमें ज्ञात हो गया। अब जितना चाहिए उतना का हम लोग इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, जितनी संख्याओं को चाहिए, यदि 10 चाहिएगा 10 का गुणा कर देंगे 12 में, 20 चाहिए तो 20 का 12 में गुणा करके हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। तो वह विधि पहले एक इकाई आप ज्ञात करेंगे इसमें, फिर आपको जितनी इकाइयों का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाए उसमें आप गुणा करके ज्ञात कर लेंगे। तो वह विधि क्या कहलाती है, एक एक विधि कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 दे दिया गया है, यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, 7 मीटर कपड़े का मूल्य इतना रुपया दे दिया गया, तो पहले आप 1 मीटर ज्ञात कर लीजिए, फिर एक में क्या कर देंगे हम लोग 5 का गुणा कर देंगे। यही होता है एक एक नियम, पहले 1 का ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 7 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर आपको दे दिया गया है 1470 रुपया। तो यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य इतना रुपया है तो 1 मीटर का ज्ञात करना रहेगा, तो इससे हम लोग 7 से भाग दे देंगे, तब 1 का ज्ञात हो जाएगा। लिख देते हैं तब 1 मीटर कपड़े रहेगा का मूल्य बराबर 1470 में आप 7 से भाग दे देंगे, भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे 7 दूना 14 हो जाएगा और 7 एकम 7, इतना रुपया निकल कर आ जाएगा 210 रुपया। ठीक है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य हमने 210 रुपया ज्ञात कर लिया। अब जितना का आप चाहिए उतना का आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे एक का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे 1 मीटर दिया था, तो पहले जैसे यहाँ पे 7 मीटर का कपड़े का मूल्य दिया था, तो पहले हम लोगों ने 1 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात किया। ठीक है, तो यहाँ पे 210 रुपये प्राप्त हुआ। अब इसमें 5 मीटर कपड़े का पूछा हुआ है, तो हम लोग 5 का इसमें गुणा कर देते हैं, लिख देते हैं अतः 5 मीटर कपड़े का मूल्य हो जाएगा, इसी में रुपए का चिन्ह बनाइए, 210 रुपये है, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पे गुणा कर देंगे तो इकाई स्थान पे 0 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1050 रुपये आपको मिला। बस इसी प्रकार से आपको करना है। यहाँ पे 7 मीटर कपड़े का मूल्य दिया है, तो 1 मीटर कपड़े का ज्ञात करने के लिए हम लोग 7 से इसमें जो भी रुपया दे देगा 7 मीटर कपड़ों का मूल्य, यहाँ पे 7 से हम लोगों ने भाग दे दिया, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य आपको ज्ञात हो गया। अब 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना था, बस यहाँ पे जो 1 मीटर कपड़े का मूल्य है उसमें 5 से गुणा कर दिया, तो आपको निकल कर आ गया 5 मीटर कपड़े का मूल्य। ठीक है, बस इसी प्रकार से आपको करना है। पहले 1 का ज्ञात कर लेंगे, तो यही होता है एक एक नियम। चलिए आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया है ना, एकता 10 दिनों में 3000 रुपया अर्जित करती है। ठीक है, 10 दिनों में 1000 रुपया अर्जित करती है, 30 दिनों में वह कितना अर्जित करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 10 दिन का दिया हुआ है कि अर्जित उसने 3000 किया हुआ है,
और यहाँ पे 30 दिन का ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 10 दिन में इतना, तो इसका 3 का गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ज्ञात करना रहेगा तो यहाँ पे 3 3 9,000 हो जाएगा। लेकिन हम लोग नियम से ज्ञात करेंगे, पहले हम लोग एक एक नियम द्वारा ज्ञात करेंगे। हम लोग पहले एक दिन का ज्ञात करेंगे। यहाँ पे एकता कितना कितना रुपया अर्जित कर रही है, यहाँ पे लिख देते हैं एकता द्वारा यहाँ पे 10 दिन में आपको प्रश्न दिया हुआ है, एकता द्वारा लिख देते हैं 10 दिन में अर्जित किया। धन लिख दीजिए या धनराशि लिख दीजिए, धनराशि लिख देते हैं। आपको प्रश्न में दिया हुआ 3,000 रुपये अर्जित कर रही है, ठीक है, 10 दिनों में। यहाँ पे रुपए का चिन्ह हमने 3,000 बना दिया, ठीक है। 3,000 रुपये अर्जित करिए, तब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं तब एकता द्वारा एक दिन में, एकता द्वारा ही ज्ञात कर रहे हैं, हम एक दिन का ज्ञात कर लेते हैं। एक दिन में अर्जित की गई धनराशि, यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 10 दिन में 3,000, तो यहाँ पे 10 से हम लोग भाग दे देंगे तो एक दिन का ज्ञात हो जाएगा आपको, ठीक है। एक दिन में अर्जित की गई धनराशि बराबर, यहाँ पे रुपए का चिन्ह है, यहाँ पे 3,000 है, इसमें आपको 10 से भाग दे देना है। 10 से भाग देंगे तो एक जीरो समाप्त हो जाएगा, 300 रुपया आपको निकल कर आ गया, ठीक है। आपको इतना पता चल गया कि एकता द्वारा एक दिन में अर्जित की गई धनराशि कितना है, 300 रुपया है। अब आपको ज्ञात करना है 30 दिनों का, ठीक है। एक दिन का हमने ज्ञात कर दिया, अब आपको 30 दिनों का ज्ञात करना है, तो आप इसमें 30 का गुणा कर दीजिए, एक दिन का ज्ञात हो गया, इसमें 30 का गुणा कर दीजिए, लिख देते हैं अतः एकता द्वारा 30 दिनों में अर्जित की गई धनराशि, यहाँ पे रुपए का चिन्ह बना दीजिए, 300 है। अब इसमें आपको 30 का गुणा कर देना है, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 300 का 30 में गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 जीरो और 3 तिहाई 9, 9,000 रुपये प्राप्त हो जाएगा। एकता द्वारा 30 दिन में अर्जित की गई धनराशि कितना है, कुल 9,000 रुपये है। इसी प्रकार से था, 10 दिन में यहाँ पे 3,000 अर्जित कर रही थी एकता, और एक दिन का हमने ज्ञात कर दिया कि इसमें 10 से भाग दे दिया, तो हमें पता चला कि एक दिन में एकता कितना अर्जित कर रही है धनराशि, वह 300 है। अब 300 का यहाँ पे हमें 30 दिनों ज्ञात करना था, तो एक दिन में यहाँ पे 300, तो 30 दिनों में इसमें 30 का गुणा कर दिया, तो यहाँ पर 9,000 हमें प्राप्त हुआ। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 दे दिया गया, यदि पिछले 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है तो एक सप्ताह 7 दिन में कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में आपको पूछा हुआ है, यहाँ पे यह मानते हुए कि वर्षा उसी गति से हो रही है ना, वर्षा हम लोग मान लेते हैं उसी गति से हो रहा है, और 3 दिन में दिया हुआ कि इतना मिलीमीटर हो रहा है, तो यहाँ पर आपको एक सप्ताह 7 दिन का ज्ञात करना है ना। तो यहाँ से 3 दिन का दिया हुआ है ना, वर्षा इतना मिलीमीटर हो रहा है, तो हम लोग एक दिन का ज्ञात कर देंगे, और एक दिन में फिर एक दिन का ज्ञात करने के बाद हम लोग 7 दिन का ज्ञात कर देंगे, है ना। उसमें 7 से गुणा करके 7 दिन का ज्ञात कर देंगे। और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे मिलीमीटर में दिया हुआ है, और पूछा हुआ है हम लोग को सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। मतलब जो भी आएगा वर्षा, 7 दिन का हम लोग वर्षा का निकालेंगे, कितना मिलीमीटर निकला है, उसमें से हम लोग 10 से भाग देंगे, तब वो बदल जाएगा सेंटीमीटर में। लिख देते हैं हम लोग, पिछले दिया हुआ है प्रश्न में, पिछले 3 दिन में, 3 दिन रहेगा, 3 दिन में हुई वर्षा आपको दिया हुआ है 276 मिलीमीटर, इतनी ऊंचाई तक हो रहा है। पिछले 3 दिन में हुई वर्षा दिया है 276 मिलीमीटर, ठीक है। तो हम लोग पहले एक दिन का ज्ञात कर लेते हैं, तब एक दिन में हुई वर्षा, यहाँ पे 276 में आप क्या कर देंगे, 3 से भाग दे देंगे, 3 से यहाँ पर भाग दीजिए, इतना हो जाएगा मिलीमीटर। तो आप इसमें 3 से भाग देंगे ना, 3 9 27 हो जाएगा, 3 9 27, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया, ठीक है, 92 मिलीमीटर, ठीक है। इतना वर्षा हो रही है एक दिन में। अब यहाँ पर आपको ज्ञात करना है 7 दिन का, लिख देते हैं एक सप्ताह, यहाँ पे क्योंकि एक सप्ताह में 7 ही दिन होता है, एक सप्ताह कोष्टक में 7 दिन अतः करके लिख देते हैं, अतः एक सप्ताह 7 दिन में
हुई वर्षा, इसमें 7 का गुणा कर दीजिए, 7 गुना हो जाएगा। एक दिन में वर्षा यहाँ पे 92 मिलीमीटर हो रही है, तो यहाँ पे एक सप्ताह 7 दिन में क्या हो जाएगा, 7 का इसमें गुणा कर दीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं 92 में गुणा हो जाएगा 7 का, यह ज्ञात हो जाएगा मिलीमीटर में। गुणा कर दीजिए, 7 दूना यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 को 4 एक हासिल लगा, 7 नवा 63, यहाँ पे एक हासिल है 64 हो जाएगा। और यहाँ पर एक ज्ञात हुआ है मिलीमीटर में। आपको मात्रक पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिलीमीटर में दिया हुआ है ना, आपको बदलना है सेंटीमीटर में, तो आपको यहाँ पे 10 से भाग देना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे 64 मतलब 644 है ना, 644 है, इसमें आप 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, 64.4 आपको प्राप्त होगा। यह बदल गया सेंटीमीटर में, है ना। यहाँ पर इसमें 10 से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 64.4, यह बदल गया सेंटीमीटर में। तो इस प्रकार से हमने एक सप्ताह में हुई वर्षा को हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। यहाँ पे 64.4 सेंटीमीटर इतनी ही वर्षा हुई है। और यहाँ पे यहाँ पे वो जो ऊंचाई दिया हुआ है ना, यह पृथ्वी तल से ऊंचाई दिया हुआ है ना, कि यहाँ पे पृथ्वी तल से यहाँ पे 276 मीटर की यहाँ पे बारिश हुआ 3 दिन में। तो फिर हमने एक दिन का निकाल दिया कि पृथ्वी तल से एक दिन में कितना हुआ होगा, 92 मिलीमीटर, है ना। फिर 7 दिन का ज्ञात करना था, तो इसमें हमने 7 से ज्ञात कर दिया कि यदि 7 दिन तक वर्षा हो तो यहाँ पे 64.4 यहाँ पे सेंटीमीटर तक यहाँ पे बारिश होगा, मतलब यहाँ पे पृथ्वी के तल से इतनी ऊंचाई तक बारिश का पानी हो जाएगा, ठीक है, भर जाएगा। और यहाँ पे यदि यही सेंटीमीटर में यदि मिलीमीटर में बात करेंगे तो यहाँ पे 644 मिलीमीटर हो जाएगा। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देंगे 5 किग्रा गेहूँ का मूल्य यहाँ पे 91.5 रुपया है, इतना रुपया है 91.5 रुपया। तो यहाँ पे देखो कि 8 किग्रा गेहूँ का मूल्य क्या होगा, यहाँ पे 183 रुपया में कितना गेहूँ खरीदा जा सकता है, ये भी हमें बताना है। चलिए चौथे का ये हम लोग प्रश्न हल कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ना 5 किग्रा गेहूँ का मूल्य, क्योंकि हमें 8 किग्रा गेहूँ का मूल्य ज्ञात करना है, तो पहले हम लोग 1 किग्रा गेहूँ का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। लिख देते हैं 5 किग्रा गेहूँ का मूल्य बराबर आपको दिया हुआ है ना 91.50 इतना रुपया दिया हुआ है 5 किग्रा का। तब हम लोग 1 किग्रा ज्ञात कर लेते हैं। तब 1 किग्रा गेहूँ का मूल्य, यहाँ पे जो भी रुपया है इसमें हम 5 से भाग दे देंगे, तभी 1 किग्रा का मूल्य ज्ञात होगा। यहाँ पे रुपये का चिन्ह 91.5 में हम लोग को 5 से भाग दे लेना है। चलिए तो हम लोग 191 भाग दे लेते हैं और फिर एक स्थान पर हम लोग दशमलव लगा देंगे। 191 915 है, 915 हो जाएगा, दशमलव हटा देते हैं हम लोग। भाग देने के बाद एक अंक पे दशमलव लगा देंगे और इसमें हम लोग 5 से भाग देते हैं, तो एक बार भाग चला जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ पे घटा देंगे तो 4 मिलेगा। फिर 1 नोट करेंगे, फिर 5 व 8 40 हो जाएगा, इतना बार भाग चला जाएगा, 8 बार घटाएंगे तो 1 मिलेगा। फिर 5 यहाँ पे नोट करेंगे, फिर 5 3 15 हो जाएगा, घट शेषफल 0 आ गया, तो 183 मिला ना। तो यहाँ पे भाग देने पे 183 मिला। अब यहाँ पे एक स्थान पे हमें दशमलव भी लगाना है, तो यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे रुपये का चिन्ह बना देते हैं और मिला 18.3 रुपया, या फिर 0 भी चाहें तो लगा सकते हैं, यह वाला जो 0 लगा था। यहाँ पे दशमलव के बाद कोई अंक है उसके बाद कितना हो चाहे तो 0 लगा सकते हैं। यहाँ पे 0 था, आपने हटा दिया, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया रुपये का चिन्ह 91.5 ही है। इस प्रकार से भी 91.50 पड़ा जाएगा, यहाँ पर भी 91.5 है, बटा 5 से हमने भाग दे दिया। तो हमें पता चला कि 1 किग्रा गेहूँ का मूल्य कितना है, 18.3 रुपये है। अब आपके प्रश्न में दिया हुआ है ना कि 8 किग्रा गेहूँ का मूल्य ज्ञात करना है ना, तो इसमें हम लोग 8 का गुणा कर देंगे। लिख देते हैं अतः 8 किग्रा गेहूँ का मूल्य ही लिखते हैं, का मूल्य बराबर यहाँ पे रुपये का चिन्ह हो जाएगा 18.3 में आपको यहाँ पे 8 का गुणा करना है। चलिए यहाँ पर हम लोग 8 का गुणा कर देते हैं, रुपये का चिन्ह हो जाएगा 8 3 24 हो जाएगा, एक अंक पे हम लोग दशमलव लगा देंगे। 8 3 24 को 4 हासिल 2 लगा, फिर 8 व 8 64 हो जाएगा, 65 66, ठीक है, 64 हो जाएगा, फिर 65 66 हो जाएगा, 2 हासिल 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 66 को हम लोग 6 लिख देंगे। अब फिर 6 हासिल बना, तो 8 एकम 8 हो गया, और फिर उसमें 6 जोड़ना है तो 14 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने 14 लिख दिया। अब एक स्थान पे आपको दशमलव लगाना है, तो यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया, 146.4 रुपया मिला 8 किलो गेहूँ का मूल्य। बी वाले प्रश्न में आपको रुपया के हिसाब से दे दिया गया, ठीक है, 100 यहाँ पे
183 रुपये में कितना गेहूँ खरीदा जा सकता है। या तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, पहले 1 रुपये में हम लोग ज्ञात कर लेंगे 1 रुपये में कितना गेहूँ आप खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर दे दिया गया 5 किग्रा गेहूँ का मूल्य इतना रुपया है। इसी को हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं कि 91.5 रुपये में 5 किग्रा गेहूँ खरीदा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे रुपये के चिन्ह 91.5 रुपये, यहाँ पे रुपये हमने चिन्ह बना दिया, में खरीदा गया गेहूँ का भार भी लिख सकते हैं, आप वजन भी लिख सकते हैं। तो कितना खरीदा जा रहा है यहाँ पे 91.5 रुपये में, या 50 भी करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 किग्रा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 5 किग्रा इतना खरीदा गया। अब यहाँ पर हम लोग को 1 रुपया में ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी से रुपये से क्या कर दीजिए, इसमें भाग दे दीजिए, तब आपको 1 रुपया को ज्ञात हो जाएगा, मतलब इस जो संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं तब, जैसे आप यहाँ पे पीछे संख्याओं का आपने किया, जैसे यहाँ पर 8 किलो गेहूँ का, यहाँ पे जैसे 5 किलो गेहूँ का मूल्य इतना रुपया था, तो आपने 1 किलो गेहूँ का मूल्य ज्ञात कर लिया, तब यहाँ पर उसमें 8 का गुणा कर दिया। उसी प्रकार से आप यहाँ पर 1 रुपये का ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पर रुपये के हिसाब से पहले हमने लिख दिया कि यहाँ पे 91.50 रुपये में खरीदा गया गेहूँ का भार 5 किग्रा है। तो यहाँ पे 1 रुपये का हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी संख्या है इससे भाग दे दीजिए इसमें। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 1 रुपये में खरीदा गया गेहूं का भार। ठीक है, इसमें जो भी यहाँ पर संख्या था इससे भाग दे दीजिए, तब यहाँ पर 1/91.5 है ना, और यहाँ पर ये हो गया किग्रा, इतना आप खरीद पाएंगे। यहाँ पे 1 रुपये में खरीदा गया गेहूं का भार, यहाँ पे 5/91.5 किग्रा। ठीक है, इतना किग्रा आप खरीदेंगे। तो यहाँ पे 1 रुपये का नहीं, आपको कितना 183 रुपये का ज्ञात करना है। तो 183 का यहाँ पे गुणा कर दीजिए। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, अतः 1 रुपये का आपने ज्ञात कर दिया, अब 183 का ज्ञात करना है, तो 183 का यहाँ पर गुणा कर देंगे। अतः 183 रुपये में खरीदा गया गेहूं का भार 5/91.5 और गुणते 183 किग्रा। देखिए यहाँ पर जो 5 यहाँ पे 91.5 है ना, इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 5/91.5 है। अंश और हर में 5 से भाग जा रहा है। ठीक है, और यदि अंश में आप भाग देंगे, अंश और हर में समान रूप से हम लोग विभाजित कर सकते हैं। 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 5 एकम 5, और यहाँ पर जो 100 यहाँ पे 91 में आप भाग देंगे ना, यही अभी हमने यहाँ पर ऊपर दिया। ठीक है, जो ए वाला प्रश्न था उसमें अभी हमने भाग दिया, तो यहाँ पर 915 है। यहाँ पे 915 में यदि 5 से आप भाग देंगे तो आपको यही आएगा, 915 में देंगे तो 183 आ जाएगा, और चूँकि यहाँ पर एक स्थान पर दशमलव है तो यहाँ पर यही आपको मिलेगा 18.3 मिलेगा, है ना। अभी इसे में हमने भाग दिया। ठीक है, ए वाले प्रश्न में 91.5 में 5 से भाग देंगे तो आपको 1/183 मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे एक स्थान पे आपको दशमलव लगाना है, तो 18.3 मिला। अभी बस इतना को हम लोग हल कर रहे हैं ना। अब चाह रहे हैं कि यहाँ पे दशमलव ना रहे। ठीक है, अब देखिए इसी को हमने अंश और हर में 5 से भाग दे दिया, तो यह क्या आपको मिला 1/183, मतलब 183 नहीं 18.3, और यहाँ पे गुणा करना है आपको 183 का। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, अंश और हर में 10 से गुणा कर देते हैं ना। यहाँ पे अभी 83 से गुणा करना बाकी है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे दशमलव हट जाए। यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए हम लोग अंश और हर में 10 से गुणा कर देते हैं। जब 10 से गुणा कर देंगे तो 1 में 10 का गुणा हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पर जब आप 10 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 18.3 में यदि आप 10 से गुणा कर रहे हैं ना, तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, गुणा करने पर दशमलव एक स्थान दाहिने हो जाएगा, तो 183 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 183 हो गया, और अभी यहाँ पर गुणा करना बाकी है 183 का। अब अंश और हर में 83 भाग दे दीजिए। ठीक है, अंश और हर से विभाजित हो जाएगा, सिर्फ आपको 10 मिलेगा। यहाँ पे किग्रा है, तो यहाँ पे अंश और हर में 183 विभाजित हो गया, आपको 10 किग्रा मिला। 10 रहेगा, पहले 10 लिखते हैं, अंश और हर में विभाजित हो गया 10 किग्रा। जो यहाँ पे
183 रुपये में खरीदा गया गेहूं का भार कितना है, आप 10 किग्रा गेहूं खरीद सकते हैं। बार और बताते हैं हमने इसको किस प्रकार से किया। हमें दिया गया था 91.50 रुपये में खरीदा गया गेहूं का भार 5 किलो दिया था प्रश्न में ही। तो यहाँ पे हमें रुपया का ज्ञात करना था, मतलब 183 रुपये में ज्ञात करना था। तो हमने पहले यहाँ पर जो भी यहाँ पर रुपया था इसको हमने भाग दे दिया इसमें 5 में। तो हमें पता चल गया कि 1 रुपये में कितना गेहूँ का भार आप खरीद सकते हैं। तो 5 बटा यहाँ पे 91.5 किग्रा आप खरीद सकते हैं 1 रुपये में। इसी प्रकार से 183 रुपये का हमने ज्ञात कर दिया। यहाँ पे 183 लिखा तो यहाँ पर भी 183 का आप गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 183 रुपये में खरीदा गया गेहूँ का भार हो गया 5 बटा यहाँ पे 91.5 गुणते 183 हो गया है ना। अब यहाँ पर हमने अंश और हर में 10 से गुणा कर दिया, यहाँ पर भी 10 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पर 10 में का गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा, यहाँ पर से 10 का गुणा कर देंगे तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 183 आपको प्राप्त हुआ। अंश और हर में 83 था, ये विभाजित हो गया, 10 किग्रा आपको मिला। ठीक है, आप ना 183 रुपये में 10 किग्रा गेहूँ आप खरीद सकते हैं। एक बार हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, 183 रुपये में 10 किग्रा गेहूँ खरीदा जा सकता है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 दे दिया गया है ना, पिछले 30 दिनों में तापमान यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है। यदि तापमान की गिरावट इसी गति से जारी रहे तो अगले 10 दिनों में तापमान कितनी डिग्री गिरेगा। ठीक है, यही हमें बताना है। तो आपको प्रश्न में दे दिया कि 10 दिनों में तापमान कितना 15 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है। तो यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस आप एक दिन का ज्ञात कर देंगे कि एक दिन में कितना डिग्री सेल्सियस तापमान गिरा है। ठीक है, एक दिन का ज्ञात करके फिर उसमें 10 से गुणा करके आप 10 दिन का ज्ञात कर लेंगे कि 10 दिन में तापमान कितना डिग्री सेल्सियस गिर रहा है। लिख देते हैं, दिया हुआ है आपको ना 30 दिनों में तापमान में गिरावट लिख दीजिए, या गिरता है मतलब कम होता है। यहाँ पे लिख देते हैं 30 दिनों में तापमान में कमी कितना हो रहा है 15 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न में आपको दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, 30 दिनों में तापमान में कमी यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को 10 दिनों में और कितना गिरेगा ये हमें बताना है, कितना कमी होगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले एक दिन का ज्ञात कर लेते हैं, लिख देते हैं तब एक दिन में कितना गिरा है तापमान को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एक दिन में तापमान में कमी। यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस में आपको 30 से भाग दे देना है, इतना डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी संख्या आएगा उस पर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यहाँ पे अंश और हर ना 15 से विभाजित है, 15 कम 15 दूना 30। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, मतलब आधा डिग्री सेल्सियस गिर रहा है तापमान। ठीक है, आपको पता चलेगा कि एक दिन में तापमान कमी आधा डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो आपको 10 दिन का ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है ना। लिख देते हैं अगले 10 दिनों में जो तापमान में गिरावट होगा, अतः अगले 10 दिनों में तापमान में कमी या गिरावट। यहाँ पे इसमें 10 का गुणा कर दीजिए, 1/2 में यहाँ पे 1/2 में यहाँ पे गुणा हो जाएगा 10 का। चलिए डिग्री सेल्सियस इस प्रकार से करके लिख देते हैं, डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 10 का 1 में ही गुणा होगा क्योंकि ये अंश में है। यहाँ पे 10 में 2 से भाग दे देंगे तो 5 बार में विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा या फिर 10 का 1 में गुणा करके भी लिख सकते हैं, 10 से कम 10 हो जाएगा। 10 में 2 से भाग देंगे तो आपको 5 बार में विभाजित कर देगा। तो यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 5 हो गया, डिग्री सेल्सियस आप यहाँ पे लिख देते हैं, लिख देते हैं अगले 10 दिनों में। अब जैसे लिखा हो उस प्रकार से हम लिख देते हैं। लिखा हुआ प्रश्न, अगले 10 दिनों में तापमान में कितना डिग्री गिरेगा। ठीक है, तो अगले 10 दिनों में लिख देते हैं तापमान 5 डिग्री गिरेगा, कम होगा। तो इसी प्रकार से प्रश्न दिया था कि 30 दिनों में तापमान की कमी दे दिया गया था, गिर रहा है, कम हो रहा है।
30 दिनों में यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, और उसी दर से यदि गिरे तो यहाँ पे 10 दिन का आपको बताना है। तो यहाँ पर तापमान में कमी हो तो यहाँ पे 10 दिन का बताना था, तो यहाँ पे 30 दिन में तापमान की कमी, यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ पे 30 से हमने भाग दे दिया, तो 1 दिन का ज्ञात हो गया। 1 दिन में तापमान में कमी यहाँ पे 15/2 हो गया, या फिर आधा डिग्री सेल्सियस आप समझ सकते हैं, आधा डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमें 10 दिन का ज्ञात करना था, तो इसमें हमने 10 का गुणा कर दिया। अगले 10 दिनों में तापमान में कमी, इसी यहाँ पर हमने 10 का गुणा कर दिया, तो यहाँ पे आधा था, यहाँ पे 10 का यहाँ पे आधा कर देंगे तो आपको 5 प्राप्त होगा, 5 डिग्री सेल्सियस मिला। फिर हमने लिख दिया अगले 10 दिनों में तापमान 5 डिग्री गिरेगा, ठीक है, इतना ही डिग्री सेल्सियस की कमी होगी। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है साइना 3 महीने का किराया। साइना 3 महीने का किराया यहाँ पे इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 15,000 देती है, उसे पूरे वर्ष का किराया कितना देना होगा यदि वर्ष भर किराया समान रहे। मतलब किराया जो भी आप निकालेंगे यहाँ पर ना 1 महीने का तो वहीं रहेगा, ऐसा नहीं है कि किसी महीने में चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे समान रूप से लिया जाएगा, जो भी यहाँ पे 3 महीने का इतना है तो फिर 3 महीने का इतना ही रहेगा। फिर 3 में यदि साल भर को यदि 3 महीने में बांटे तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 3 महीने कुल 4 महीने हो गए। इसमें सिंपली आप 4 से गुणा कर देंगे तभी भी आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, पहले हम लोग 1 महीने का किराया ज्ञात करेंगे। हमें पता है कि साइना 3 महीने का किराया इतना रुपया दे रही है, तो 1 महीने का ज्ञात करेंगे। फिर 1 महीने में यहाँ पर वर्ष भर के लिए हम लोग 12 का गुणा कर देंगे, है ना, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं ना। तो यहाँ पर हमें पता है कि 3 महीने में यहाँ पे 15,000 दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले 1 महीने का ज्ञात करते हैं, लिखते हैं। आपको प्रश्न में दिया हुआ है साइना द्वारा 3 में दिया गया रहेगा किराया। 3 महीने में दिया गया किराया यहाँ पे रुपये में दिया 15,000, ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 15,000 रुपये हो गया 3 महीने का। तब 1 महीने का ज्ञात कर लीजिए, यहाँ पे 3 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, लिख देते हैं। तब 1 महीने, इसी का हम बात करें साइना का ही, 1 महीने में, चलिए में लिखते हैं, दिया गया किराया। यहाँ पे 3 बराबर भागों में बांट दीजिए, इसको रुपए का चिन्ह बना देते हैं। यहाँ पे 15,000 हमने लिख दिया, इसमें 3 से आपको भाग दे लेना है, 3 5 15। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, रुपए का चिन्ह हो जाएगा, 5,000 आपको निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 1 महीने का में दिया गया किराया हमने ज्ञात कर दिया 5,000, इसी में 3 का गुणा कर देंगे तो 3 महीने का ज्ञात हो जाएगा, 3 5 15, 15,000 ही दिया था उसने, साइना ने 3 महीने का किराया। तो यहाँ पर 1 महीने का हमने ज्ञात कर दिया 5,000। अब आपको इसमें ज्ञात करना था ना, साल भर का ज्ञात करना था। 1 वर्ष में 12 महीने का होता है, 1 वर्ष 12 महीने का होता है। पूरी बात लिखते हैं हम लोग, साइना द्वारा लिखते हैं, साइना द्वारा 1 वर्ष कोष्टक में हो जाएगा 12 महीने होते हैं में दिया गया किराया बराबर। अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं, हमने 1 महीने का किराया ज्ञात कर दिया है। अब यहाँ पे 1 वर्ष का ज्ञात करना चाहते हैं तो इसमें 12 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 5,000 है, और यहाँ पे गुणा कर देंगे 12 का। तो यहाँ पर रुपए का चिन्ह 3 जीरो तो रहेगा ही, 1 2 3 जीरो, और 12 5 60 होता है। यहाँ पे इतना हो गया, 60,000 हो जाएगा। यहाँ पे साइना द्वारा 1 वर्ष में दिया गया किराया कुल कितना है, यहाँ पे 60,000 है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, साइना द्वारा 1 वर्ष में दिया गया किराया, यहाँ पे 60,000 है, यहाँ पे रुपए का चिन्ह रहेगा, 60,000 है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 दिया गया 4 दर्जन केलों का मूल्य 180 रुपया है, 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं, यही हमें बताना है। तो यहाँ पर 4 दर्जन, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे 4 दर्जन केलों का मूल्य बराबर 180 रुपया है, लेकिन यहाँ पर हमें 90 रुपये का ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग 1 रुपया ज्ञात करते हैं ना, 90 रुपये के हिसाब से ज्ञात करना है। तो हम लोग लिख देते हैं 180 रुपये में खरीदे गए केलों की संख्या 180 रुपये में खरीदे गए केलों की संख्या आपको दिया होगा 4 दर्जन केलों का मूल्य यहाँ पे दिया गया 180 रुपया। तो 180 रुपये में खरीदे गए केलों की संख्या कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं 4 दर्जन है। दर्जन को हटाकर हम लोग संख्या में बदल लेते हैं, मतलब यहाँ पर हम बता देते हैं केलों की संख्या कितना होगा।
तो यहाँ पे 12 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि एक दर्जन में 12 केले होते हैं। तो यहाँ पे 4 में हम लोग 12 का गुणा कर देंगे। 12 12 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48 हो जाएगा। यहाँ पे मतलब कि 180 रुपये में खरीदे गए केलों की संख्या 48 है। अब यहाँ पर आप एक रुपये में ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 180 से इसमें भाग देना पड़ेगा आपको। लिख देते हैं, तब 1 रुपये, चलिए आप रुपये के चिन्ह बनाते हैं, 1 रुपये में खरीदे गए केलों की संख्या, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 180 से इसमें भाग दे देंगे। 48 बटा 180, इतने ही केले खरीदे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर भिन्न में लिखा गया है, लेकिन यही कि इतने केले 1 रुपये में आपको मिलेंगे। लेकिन हमें खरीदना कितना है, 90 रुपये का। तो यहाँ पर हम लोग 90 से गुणा कर देते हैं। अतः 90 रुपये में खरीदे गए केलों की संख्या, यहाँ पर आपको 90 से गुणा कर देना है। 48 बटा यहाँ पे 180 और गुणा 9, ठीक है, 90 है, 90। यहाँ पर हम लोग देखिए, अब अंश और है ना, यहाँ पर भी चाहे तो हम लोग भाग दे सकते थे। यहाँ पर भी 90 और 180 विभाजित है, 90 कम 90, और यहाँ पे 90 दूना 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विभाजित कर लीजिए, अंश और में 90 से हमने भाग दीजिए। तो यहाँ पे 48 बटा आपको यहाँ पर 80 में 2, जब यहाँ पे 90 में 90 से भाग दे दिया गया तो 1 मिलेगा, 1 का 48 में गुणा कर देंगे तो 48 ही रहेगा। अब यहाँ पे जब 180 में आप 90 से भाग देंगे ना, तो यहाँ पे 2 बार भाग चला जाएगा, ठीक है। 90 दूना 180 हो जाएगा। 48 में भी आपको 2 से भाग देना है, 48 में 2 से भाग दीजिए। तो यहाँ पे 2 दूना 4, 2 चौका 8। यहाँ पर केलों की संख्या आपको 24 मिली, ठीक है। यदि इसे दर्जन में बांटना है तो आप लिख भी सकते हैं, या यहाँ पे आपको पता है कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 12 दूना 24। यहाँ पे 2 दर्जन भी लिख सकते हैं, इसे आप लिख देते हैं हम लोग। 90 रुपये में खरीदे गए केलों की संख्या 24, कोष्टक में लिख देते हैं 2 दर्जन है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दे दिया गया, 72 पुस्तकों का भार 9 किग्रा है। ऐसी 40 पुस्तकों का भार ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 72 पुस्तकों का भार हमें ज्ञात है, तो एक पुस्तक का हम लोग पहले भार ज्ञात करेंगे और फिर हम लोग 40 पुस्तक का भार ज्ञात कर लेंगे। लिखते हैं 72 पुस्तकों का भार 9 किग्रा है, तो 40 पुस्तकों का भार हम लोग ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 72 पुस्तकों का भार आपको प्रश्न में दिया हुआ है 9 किग्रा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पुस्तक का हम लोग भार ज्ञात कर देते हैं, तब 72 से यहाँ पर हम लोग भाग दे देते हैं, एक लिख देते हैं पुस्तक का भार 9 बटा यहाँ पे 72 हो जाएगा किग्रा, ठीक है। आप यहाँ पे चाहे तो अंश और हर में भाग दे सकते हैं। 9 8 72 होता है, 9 मतलब अंश और हर में 9 से भाग देंगे तो 9 1 कम 9, 9 8 72, 1 बटा 8 किग्रा हो जाएगा। आंसर विभाजित हो रहा था तो हमने विभाजित कर लिया। अब यहाँ पे एक पुस्तक का भार तो हमने ज्ञात कर दिया, लेकिन यहाँ पे पुस्तकों की संख्या हम लोग को 40 है, ठीक है। 40 पुस्तकों का ज्ञात करना है, तो हम लोग लिख देते हैं अतः 40 पुस्तकों का भार, एक का भार इतना है तो इसमें हम लोग 40 से गुणा कर देते हैं। 1 बटा 8 गुणते यहाँ पे 40 हो जाएगा, और ये हो गया किग्रा में। 8 5 40 होता है, तो 5 किग्रा मिला, ठीक है। 40 पुस्तकों का भार कितना है, 5 किग्रा है। आज इतने प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दे देगा, एक ट्रक में 594 किलोमीटर चलने पर 108 लीटर डीजल लगता है। यहाँ पे दिया हुआ है 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितने लीटर डीजल लगेगा। तो यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पे दे देगा इतना किलोमीटर है ना, 594 किलोमीटर पर इतना लीटर डीजल लग रहा है, तो यहाँ पे किलोमीटर वाला ज्ञात करना है। तो हम लोग 1 किलोमीटर का पहले ज्ञात करेंगे, है ना, कि 1 किलोमीटर में कितना लीटर डीजल लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग चलिए लिखते हैं इसको। हम लोग 594 किलोमीटर चलने पर लगा तेल कितना है, मतलब लगा डीजल कितना है, 108 लीटर। इसको हम लोग नोट करते हैं, लिखते हैं ट्रक द्वारा 594 किलोमीटर चलने में
लगा डीजल बराबर आपको दिया है 108 लीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग 1 किलोमीटर तय करने में 1 किलोमीटर चलने में कितना डीजल लग रहा है वो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। इससे यहाँ पर भाग दे दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं। तब एक ट्रक द्वारा ही हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 1 किलोमीटर चलने में लगा डीजल, यहाँ पर 108 में आपको यहाँ पे भाग देना पड़ेगा, इससे 500 है, 594 से इतना लीटर लगेगा। थोड़ा हम लोग अंश और को विभाजित कर लेते हैं, देख लेते हैं। अंश और में 2 से भाग जा रहा है, 108 है ना, 594 है। 2 से यदि हम लोग इसमें भाग दे देंगे अंश में तो 2 5 10, 2 चौका 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम लोग 2 से भाग देते हैं, क्योंकि यहाँ इकाई अंक 4 है ना, इकाई अंक, तो ये 2 से विभाजित है। 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 और 9 19 हो गया, 2 9 18, 1 और 4 14, 2 7 यहाँ पे 14। अभी यहाँ पर अंश और 3 से विभाजित है, 3 से हम लोग भाग दे लेते हैं। 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ पे 5 में से 3 घटा देंगे, 2 बचेगा, 2 और 4 24, तो 3 8 24, 3 8 24 हो गया। और फिर यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं, तो 3 9 27, 9 बार भाग चला जाएगा, 3 9 27 हो गया। अब यहाँ पे 29 में 27 घटा देंगे, 2 बचेगा, 2 और 7 27, फिर 3 9 27। अभी यहाँ पे 9 से भाग जा रहा है, अंश और में 9 से भाग जा रहा है, भाग दे लेते हैं। यहाँ पे 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है। तो 2/11 आपको मिल रहा है। अंश और हर को विभाजित करके यहाँ पे भाग जा रहा था तो हमने छोटा कर लिया, तो यहाँ पर अंश और में यहाँ पर हमने 2 से भाग दिया, फिर 3 से भाग दिया, फिर यहाँ पर 9 से जा रहा था तो हमने भाग देकर इसको यह प्राप्त कर लिया, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग लिख देते हैं, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/11 लीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर जब ट्रक चलेगा ना तो इतना लीटर तेल वो लगेगा, ठीक है, उसे इतना लीटर डीजल उसे लगेगा। तो हमें ज्ञात करना है ना, प्रश्न में आपको ज्ञात करना है 1650 किलोमीटर दूरी चलने पर, ठीक है। 1 किलोमीटर दूरी चलने पर लगा डीजल हमने ज्ञात कर दिया। अब हम लोग ज्ञात कर देते हैं, अतः ट्रक द्वारा 1650 किलोमीटर चलने पर लगा डीजल हो जाएगा। इसी में आपको 2/11 में ही आपको गुणा करना है, इतने का 2/11 में गुणा कर दीजिए, 1650 का इतना ही लीटर हो जाएगा, इतना ही डीजल लगेगा। चलिए यहाँ पर ना जो 1650 है ये अंश में और 2 हर में, यहाँ पर भाग दे लीजिए, और 2 से गुणा करना भी भाग है, चाहे तो आप इनका गुणा करके भी 11 से भाग देना ही है ना। हम लोग भाग दे लेते हैं, 1650 है, यहाँ पे आपको 11 से भाग देना है, और 200 फिर हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो एक बार तो भाग चला जाएगा, 11 कम 11 घटा देंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, 6 में से घटेगा 5 है, यहाँ पर 1 में से घटकर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया, तो 11 5 55 हो जाएगा, घटकर 0 हो गया, और यहाँ पे एक 0 बचा हुआ है तो यहाँ पर लगा दीजिए एक 0। 150 बार भाग चला जा रहा है, तो यहाँ पे इसमें हमने 11 से भाग दे दिया तो 150 बार गया, यहाँ पे 2 का गुणा करना बाकी है, ठीक है। 2 गुणते यहाँ पे 150 में ही हमने 11 से भाग दिया हुआ है तो आपको 150 मिला हुआ है। 1650 में मैंने 11 से भाग दे दिया तो 150 मिला, अभी 2 से गुणा करना बाकी था, तो इस यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं, या लीटर में है तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा, 300 आपको मिलेगा, 300 लीटर। हमने ट्रक द्वारा 1650 किलोमीटर चलने पर लगा डीजल हमने ज्ञात कर दिया, कितना 300 लीटर डीजल लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रक द्वारा आपको दे दिया गया था कि 594 किलोमीटर चलने में 108 लीटर डीजल लग रहा है, तो हमने 1 किलोमीटर ज्ञात कर लिया। जब ट्रक 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो उसे कितना डीजल लगेगा, 2/11 लीटर, इतना ही डीजल लगेगा। और फिर हमने इसमें गुणा कर दिया, 1 किलोमीटर चलने में हम लोग ज्ञात कर लिया, फिर हमने 1650 किलोमीटर का ज्ञात कर लिया, 1650 का यहाँ पे गुणा कर दिया। आपको पता चला जब ट्रक 1650 किलोमीटर की दूरी जब तय करेगा चलेगा तो उसे डीजल कितना आवश्यकता होगी, कितना लगेगा, वो है 300 लीटर का तेल उसे लगेगा, डीजल लगेगा। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 10 से। प्रश्न नंबर 10 दे दिया गया है ना, राजू ने 150 रुपये में 10 पेन और मनीष ने यहाँ पे 84 रुपये में 7 पेन खरीदे, ज्ञात कीजिए किसने पेन सस्ते खरीदे, है ना। तो यहाँ पर 150 पेन 10 मतलब 150 रुपये में 10 पेन खरीदा हुआ है राजू ने, और मनीष ने यहाँ पे 84 रुपये में 7 पेन खरीदा हुआ है। तो हम लोग एक एक पेन का कीमत ज्ञात कर देते हैं और देखते हैं कि कौन सस्ता खरीदा हुआ है और कौन मतलब महंगा खरीदा हुआ है, यहाँ पर हम बताते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, राजू ने, या फिर इसी को इस प्रकार से करके लिखते हैं, राजू द्वारा खरीदे गए
ताकि हम लोग एक पेन का मूल्य ज्ञात कर पाए। राजू द्वारा खरीदे गए 10 पेन का मूल्य 10 पेन का मूल्य यहाँ पे 150 रुपया लगा है। तब एक पेन का मूल्य हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तब राजू द्वारा, इसमें 10 से भाग दे दीजिए तो एक पेन का ज्ञात हो जाएगा। तब राजू द्वारा खरीदे गए एक पेन का मूल्य बराबर, रुपए में तो रहेगा ही, 150 में आपको 10 से भाग दे देना है। 150 में 10 से भाग देंगे तो एक एक जीरो समाप्त हो जाएगा, 15 रुपया मिलेगा। यहाँ पे 15 रुपया में राजू द्वारा खरीदे गए एक पेन का मूल्य यहाँ पे 15 रुपया ज्ञात हुआ, ठीक है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे 15 में 10 का गुणा कर देंगे, 10 पेन का ज्ञात करेंगे तो फिर आपको 150 वापस हो जाएगा, 150 वापस मिल जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग ज्ञात करते हैं ना कि यहाँ पे मनीष ने यहाँ पे 84 रुपये में 7 पेन खरीदा है। लिख देते हैं, मनीष द्वारा खरीदे गए, यहाँ पे 7 पेन खरीदे हुए ना, 7 पेन का मूल्य 84 रुपये में इसने खरीदा हुआ है। 7 पेन का मूल्य यहाँ पे 84 रुपये है, तो एक पेन का हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। 7 से इसमें भाग दे देंगे तो एक पेन का ज्ञात हो जाएगा। तब लिख देते हैं, मनीष द्वारा खरीदे गए एक पेन का मूल्य 84 में आपको 7 से भाग देना है। भाग दीजिए, एक बार भाग चला जाएगा, 7 एकम 7, फिर एक और 4 14 बचेगा, 7 दूना 14। जो यहाँ पे मनीष द्वारा खरीदे गए एक पेन का मूल्य ना यहाँ पे 12 रुपये है, और जो राजू खरीद रहा है ना यहाँ पे 15 रुपये में एक पेन खरीदा हुआ है। तो यहाँ पर किसने सस्ता खरीदा हुआ है, तो यहाँ पर मनीष ने सस्ता खरीदा हुआ है, और यहाँ पे इसने महंगा खरीदा हुआ है राजू ने। यहाँ पे राजू को एक पेन का मूल्य 15 रुपया पड़ा और मनीष को एक पेन का मूल्य 12 रुपया पड़ा, तो यहाँ पे मनीष ने ही सस्ता खरीदा हुआ है। अतः यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, आप यहाँ पे 15 और 12 में तुलना करके बता सकते हैं कि यहाँ पे यह महंगा है, यह कम खरीदा हुआ है, तो यह सस्ता है। सस्ते वाले को ही बताना था। यहाँ पे प्रश्न में आपको पूछा था ना, ज्ञात कीजिए किसने पेन सस्ते में खरीदे। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः मनीष ने पेन सस्ते में खरीदे। लिखना रहेगा तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, राजू ने मनीष से यहाँ पर घटा देते हैं, रुपए का चिन्ह बना देते हैं, 15 ऋण 12 बराबर रुपए का चिन्ह। चलिए कोष्टक में ही करके इसको लिख देते हैं। यहाँ पे 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 रुपया निकल कर आए। यहाँ पे 3 रुपया अधिक, राजू ने मनीष से 3 रुपया अधिक मूल्य पर पेन लिया या खरीदा, ठीक है। यहाँ पे 3 रुपया राजू का अधिक था और यहाँ पे इसका 3 रुपया कम था, तो सस्ता वाला हमें बताना था। अतः मनीष ने पेन सस्ते में खरीदा, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, जबकि राजू क्या था, मनीष से 3 रुपया अधिक कीमत पर खरीदा था। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दिया गया है कि अनीस ने 6 ओवर में 42 रन बनाए और अनूप ने 7 ओवर में 63 रन बनाए। एक ओवर में किसने अधिक रन बनाए, ये हमें बताना है। तो दोनों का हम लोग एक ओवर का ज्ञात कर दे रहे हैं। हमें पता है कि अनीस ने 6 ओवर में 42 रन और 7 ओवर में यहाँ पे 63 रन बनाए। तो पहले एक ओवर का हम लोग ज्ञात कर देते हैं। लिख देते हैं, अनीस द्वारा 6 ओवर में बनाए गए, अनीस द्वारा 6 ओवर में बनाए गए रन, इस प्रकार से लिखते हैं। इसने 42 रन बनाया हुआ है, तो एक ओवर में कितना बनेगा, यहाँ पे 6 से भाग दीजिए तो एक ओवर का ज्ञात हो जाएगा। लिख देते हैं, तब अनीस द्वारा एक ओवर में बनाए गए रन 42 में आपको 6 से भाग देना है, 6 7 42। इसने कुल 7 रन बनाया हुआ है। अनीस ने एक ओवर में कुल कितने 7 रन बनाया हुआ है। इसी प्रकार 6 ओवर में 42 रन बनाया हुआ है। यहाँ 42 में हमने 6 से भाग दे दिया, तो अनीस का यहाँ पे एक ओवर में बनाए गए रन ज्ञात हो गए।
अनीस का ज्ञात हो गया, और एक नाम दिया था अनूप, तो यहाँ पे लिख देते हैं अनूप द्वारा, यहाँ पे ये 7 ओवर बनाया था, अनूप द्वारा 7 ओवर में बनाए गए रन। यहाँ पे अनूप द्वारा 7 ओवर में बनाए गए रन यहाँ पे 63 था, यहाँ पे 63। तब हम लोग लिख देते हैं अनूप द्वारा, 1 ओवर का हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, 1 ओवर में बनाए गए रन हो जाएगा। 63 में आपको क्या करना पड़ेगा, 63 है, 63 में आपको 7 से भाग देना पड़ेगा, तो 7 9 63, 9 12 में 73 से विभाजित है। तो अब आपको देखने से पता चल गया ना कि यहाँ पे अनीस 7 रन बना रहा है 1 ओवर में, वहीं अनूप यहाँ पे 1 ओवर में, यहाँ पे अनीस 1 ओवर में 7 रन, और यहाँ पे अनूप जो बना रहा है 1 ओवर में 9 रन बना रहा है ना। तो यहाँ पर किसने यहाँ पर बना 1 ओवर में अधिक रन किसने बनाया, तो इसने बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर घटा कर भी हम लोग लिख देते हैं अनूप ने अनीस से 9 में से यहाँ पर 7 घटा देंगे, 9 में से 7 घटा देंगे तो 2 रन अधिक बनाया हुआ प्रति ओवर। यहाँ पे अनीस ने अनूप से 2 रन प्रति ओवर लिख देते हैं, 1 ओवर में प्रति ओवर अधिक रन बनाए, अनूप ने ये अधिक रन बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः अनूप द्वारा 1 ओवर में बनाए गए रन अधिक है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 11 भी हल हो गया, साथ साथ कक्षा 6 की गणित जो NCERT है पूरी तरह से हल कर दी गई। और इसका यदि आपको वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में सबका कक्षा मतलब पाठ 1 से लेकर पाठ 12 तक का वीडियो अवेलेबल है। जो भी कक्षा 6 में पढ़ रहा है उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।